सारे क्वेश्चन थे। एडवोकेट राना मोहम्मद बिलाल। सर, बहुत से स्टूडेंट स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। कंसल्टेंट और लॉ फर्म में क्या फर्क होता है? कंसल्टेंट लाइक अ मेडिकल स्टोर। मोस्ट प्रोबेबली विजिट वीजा जो है वो रिफ्यूज हो जाता है। इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं वो बेवकूफ नहीं है। सर, बहुत से जो एजेंट्स हैं वो क्लाइंट्स को डन बेस्ड सिस्टम पे कोई काम करवा रहे हैं। देखिए ये एक धोखा है। अस्सलाम वालेकुम। आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस थे स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड, विजिट वीजा से रिलेटेड और इमिग्रेशन से रिलेटेड। आप सबके क्वेश्चंस के आंसर के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एडवोकेट राना मोहम्मद बिलाल, सीईओ एंड को-फाउंडर ऑफ मंजूर अहमद लॉ एसोसिएट्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक सर, यू। कैसे हैं आप? ये अल्हम्दुलिल्लाह। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी है कि कंसल्टेंट और लॉ फर्म में क्या फर्क होता है। जी आपका ये जो सवाल है ना ये बहुत वैलिड है और एक खास अरसे से सिंस 2010 से हम इस पे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है बच्चे के लोग समझ नहीं पाते कि कौन सा काम है किससे करवाना है। अब ये जो वीज़ाज़ प्रोसेसिंग है, इमिग्रेशंस हैं, ये पर्टिकुलरली एक लिटिगेशन के काम है। ये लॉ फर्म का काम है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है ये कंसल्टेंट इसको कर रहे हैं और कंसल्टेंट की वजह से क्या होता है, इत्मीनान का फुकदान हो गया है, लोगों के केस खराब हो रहे हैं। तो अब इसका डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। आप समझिए, एक आप मेडिकल स्टोर पे गए हो, आपने वहाँ से मेडिसिन ली है। अब आपकी जो मेडिसिन वहाँ से ले रहे हो, आप जाके उन्हें बताते हो कि मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे कोई मेडिसिन बता दें। वो आपको एक मेडिसिन उठा के दे देते हैं। अब वही चीज़ आप जाते हो डॉक्टर के पास जो एमबीबीएस है, आप जाके उनको बताते हो कि मेरा सर दर्द कर रहा है। वो पूरी आपकी हिस्ट्री समझेगा पहले। कि सर दर्द करने की वजह क्या है, क्या रीज़न्स हुई, ठीक है? फिर उस हिसाब से वो मेडिसिन आपको जो है, वो बताएगा यार ये मेडिसिन आप ले लीजिए। इसी तरीके से लॉ फर्म और कंसल्टेंट है। कंसल्टेंट लाइक अ मेडिकल स्टोर। कि आप वहाँ पे गए, आपने बताया कि जी मुझे जी यूरोप जाना है। वो ये नहीं कहेगा कि मुझे आपकी हिस्ट्री पहले समझनी है, आपके सिस्टम को समझना है, आप जाना क्यों चाह रहे हो, आपके डॉक्यूमेंटेशंस क्या-क्या होंगे। वो कहेगा ओके जी ये पैसे हैं लाएँ और हम आपको भिजवा देते हैं यूरोप। अगर आप किसी लॉयर के पास जाते हो जो पर्टिकुलर इस तरह के केसेस डील करते हैं, वो पहले आपका समझेगा, केस समझेगा कि भाई आप क्यों जाना चाह रहे हो? आपकी इंटेंशंस क्या हैं? आपके पास ये बजट है कि नहीं है? अगर ये बजट है तो आया कहाँ से है? तो ये डिफरेंस है सबसे पहले इसका। ठीक है सर। सर, मोस्ट प्रोबेबली विजिट वीजा जो है वो रिफ्यूज हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? बेटा इसमें बहुत सारे मसले ये हैं कि हमारे जो सो कॉल्ड ये कंसल्टेंट्स हैं या एजेंट्स हैं जो बैठे हुए हैं, आप उनके पास जाते हो जैसे मैंने पहले भी आपको इसका एक पहले सवाल में एक थोड़ा-सा आंसर इसका दिया था, कि आप जाते हैं, आप जाके उनसे कहते हैं कि जी ये मैं यूरोप जाना चाह रहा हूँ, मैं अमेरिका जाना चाह रहा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहा हूँ। वो कहते हैं जी ठीक है। उन्होंने एक चीज़ को वो रट्टा लगाया हुआ है, वो क्या है कि जी बस 15 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए जी आप चले जाइए। ऐसा नहीं होता। जो इमिग्रेशंस ऑफिसर्स होते हैं ना वो बेवकूफ़ नहीं है। वो समझना चाहते हैं आपको। देखिए, पहले तो ये आप समझिए हम पाकिस्तान से हैं। तो पाकिस्तान से लोग जो है ना, वो उनके जो डॉक्यूमेंटेशंस है वो बड़ी सॉलिड होनी चाहिए। आपकी इनकम टैक्स रिटर्न, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके एसेट्स और आपके इंटेंशन, ये चारों आपस में इंटरलिंक हो। ये नहीं हो सकता आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है जी 10 मिलियन, आपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो किया हुआ है जी 6 लाख रुपया, सिर्फ इसलिए कि टैक्स बच जाए आपका। या आपका कंसल्टेंट आपको बताते ही नहीं है। तो इसीलिए मैं पहले भी कह रहा हूँ और मेरा ये फोकस हमेशा से रहा है कि हमें जो क्लाइंट्स हैं इनको चूज़ करना चाहिए लॉ फर्म्स। वहाँ पे जाएँ, जाके वकील कुछ बताएँ और लॉयर ही आपको ये अच्छे से गाइड कर सकते हैं। एनीहाउ, तो रिफ्यूजल की रीज़न ये सबसे पहले बनती है कि जी वो आपका वो मैच ही नहीं कर रहा आपस में डॉक्यूमेंट्स। आपने 1 करोड़ बता दिया या 10 मिलियन बता दिया या 5 मिलियन बता दिया बैंक, और इनकम टैक्स रिटर्न में आप बता रहे हो 6 लाख, 10 लाख। फिर आपका सोर्स ही क्लियर नहीं आ रहा। ये वो सोर्स है क्या? क्या आया वो जो पैसे कैश डिपॉज़िट आ रहा है, ये भी एक बड़ा फुकदान है जी हमारे सिस्टम के अंदर के जी लोग कहते हैं जी भाई बैंक स्टेटमेंट बनानी है, वो कैसे जी कैश डिपॉज़िट करवा दो। भाई इमिग्रेशन जो अफ़सर है वो बेवकूफ़ नहीं है, वो समझना चाहता है, वो समझता भी है कि जो कैश आया है, ये क्यों आया है? तो जब आपकी वो चैनल ही नहीं बन रहा, वो पटरी ही नहीं बनी, वो रेल ही नहीं बन रही कि वो पेमेंट आई कहाँ से है? तो फिर आप कैसे जस्टिफ़ाई करोगे कि यार ये पैसे मेरे हैं? तो विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ होता इसलिए है कि आपकी वो फेक चीज़ें चल रही होती हैं। तो लिहाज़ा हमेशा अपना केस जो है, वो थ्रू एक अच्छे लॉयर से करवाएँ, वो आपको बताएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स देखते हुए कि हमें कहाँ-कहाँ पे काम करना है और कैसे काम करना है। अगर आपके आज आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे यूरोप जाना है या आप डिसाइड करते हो मुझे ऑस्ट्रेलिया विज़िट के लिए जाना है, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? सबसे पहला काम क्या होगा? आप इनकम टैक्स रिटर्न अपनी ठीक करेंगे। आप गवर्नमेंट को क्यों नहीं पैसे दे रहे? आपकी अगर अकाउंट के अंदर 50-60 लाख पड़ा हुआ है, तो आप महकमे को बताइए ना।
आप अपनी इनकम डिक्लेयर कीजिए 2.5 मिलियन, कोई 3 मिलियन डिक्लेयर कीजिए, कुछ 1 लाख, 2 लाख स्टेट को दीजिए। आपकी एक तो वेल्थ बनेगी, फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी बनेगी, इसके साथ अटैच होगी। इसके साथ आपके एसेट डेफिनिटली डिक्लेयर होंगे। जब ये तीनों चीज़ें मैच करेंगी, तो आप अपनी इंटेंशन क्लियर कर पाओगे इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने कि यार मेरे पास ये पैसे हैं मेरे बजट के, ये मेरा बिजनेस है, तो लिहाजा मैं इजीली जो है वो विजिट कर सकता हूँ या मैं एक्सपेंस कर सकता हूँ। तो ये रिफ्यूजल की रीजन ये है कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपस में मैच नहीं करती। क्यों? ये जो बहुत सारे लोग हर शहर के अंदर पूरे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, एक दफ्तर बना के, वो बीए भी नहीं होता, वो मैट्रिक भी नहीं होता, इवन वो खुद भी कभी कहीं नहीं गया होता, तो वो बता रहा होता है कि यार ये वीजास में लगवा। प्रॉपर गाइडेंस नहीं है ना हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल आप कह सकते हैं इसकी प्रॉपर गाइडेंस नहीं है इसकी। सर बहुत से जो एजेंट्स हैं वो क्लाइंट्स को डन बेस्ड सिस्टम पे कोई काम करवा रहे हैं, तो आप हमें ज़रा क्लियर कर दें कि डन बेस्ड होता क्या है? देखिए ये एक धोखा है सीधा-सीधा सा, डन बेस वर्ड कोई भी नहीं है। अब मुझे ये बताइए, आपने एचईसी में या कोई भी टेस्ट देना है या कोई भी यूनिवर्सिटी की फीस सबमिट करवानी है, तो क्या मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जी मैं आपको जो है वो पास करवाऊँगा, तो फीस मैं देता जाऊँगा? तो कैसे मुमकिन है? ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारे यहाँ ये एक तरीकाकार है फ्रॉड करने का कि जी हम जो है आपसे जो है वो फीस है 45,000 या 55,000 एमबेसी की, ठीक है? तो वो आपको कहेंगे जी 10 लाख में हम आपका वीज़ा लगवा देंगे, लेकिन 10 लाख हम लेंगे एंड ऑफ द डे जब आपका वीज़ा आ जाएगा। अब क्या होगा, वो आपसे जो है अप्लाई करवाएँगे, डॉक्यूमेंटेशन बन करेंगे और उसके बाद आपको कहेंगे यार ये फाइल है, फीस आप खुद जमा करवाएँगे जाके। तो आप कहेंगे हाँ, ये ठीक है 10 लाख तो इसकी अपनी फीस होगी ना, तो ये जो है एम्बेसी की फीस या वीएफएस की फीस या जेआरई ऑफिस की फीस तो हम देंगे। तो वो एक पैसे तो आप ही के लगवा रहा है, अगर तो वीज़ा आ गया तो 10 लाख उसका है। ठीक है? लेकिन अल्टीमेटली वो वीज़ा कितने में लगा है? 45,000 रुपए में। तो ये डन बेस एक फ्रॉड ही की एक किस्म है। सर बहुत से स्टूडेंट स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो बिफोर अप्लाई उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए जी, आपका जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाह रहा है, उसका सबसे पहले तो गोल क्लियर होना चाहिए। उसका फ़ोकस होना चाहिए, वो करना क्या चाह रहा है। उसको अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से प्लान करना चाहिए, कंट्री चूज़ करनी चाहिए, देन वो जो है ना, वो अप्लाई करे। थैंक यू सो मच सर टू बी हियर। आज हमें बहुत सारे जो थैंक यू, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे उनके आंसर्स मिल चुके हैं। थैंक यू। अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लीगल गाइडेंस के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं।